हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरवीसीसी ऑनलाइन। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि सीबीएसई 9th स्टैंडर्ड का हम लोगों ने लाइन्स एंड एंगल्स शुरू करा था और उसका ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले सेकेंड एक्सरसाइज को और कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने वाले उस एक्सरसाइज के। लेकिन एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम लोग लास्ट लेक्चर में जो पढ़े थे वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पैरेलल लाइन्स अगर हैं और उन्हें एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो उनके बीच में कुछ एंगल्स बनते हैं। तो बस उन्हीं एंगल्स को रिवाइज करते हैं, बाकी कॉमन एंगल्स को रिवाइज नहीं करेंगे। तो पहला एंगल जो है जो पैरेलल लाइंस में बनता है वो है जेड शेप। अगर आपको याद होगा तो जेड में दो एंगल्स आते हैं, एक इधर एक इधर। ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स, ये ए है ये बी है, मैं लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू बी बाय अल्टरनेट एंगल्स। अच्छा, लाइंस पैरेलल है तभी ही अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। लाइंस पैरेलल है तो ही अल्टरनेट एंगल्स आते हैं, वरना नहीं आते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अल्टरनेट एंगल्स हैं। अच्छा, लाइंस हैं तो अल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर अल्टरनेट एंगल्स हैं तो लाइंस पैरेलल है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर अल्टरनेट एंगल्स हैं तो लाइंस पैरेलल है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। एक तो था ये एंगल, अभी उल्टा जेड भी बन सकता है, आप समझ ही सकते हो। मैंने उस दिन लास्ट लेक्चर में तो डिटेल में काफ़ी बताया ही था। नेक्स्ट इज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब सेम पोजीशन पे, जैसे मान लो ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो पैरेलल लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल के राइट साइड, पैरेलल लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे जो दो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पे मुझे सी और बी दिख रहा है सेम पोजीशन पे, राइट। लाइन के ऊपर पैरेलल लाइन के राइट साइड, लाइन के ऊपर पैरेलल लाइन के राइट साइड, तो दोनों का पोजीशन सेम है इसलिए इक्वल होंगे, उन्हें करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोला जाएगा। अच्छा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी पैरेलल लाइंस में ही आते हैं। अगर पैरेलल लाइंस हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो पैरेलल लाइंस होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा हमने पढ़ा था को इंटीरियर या फिर इंटीरियर एंगल्स, है ना। इंटीरियर एंगल्स मतलब ये जो सी शेप के अंदर आते हैं, मतलब दो पैरेलल लाइंस के अंदर सेम साइड पे जो आते हैं एंगल्स, उन्हें इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। देखो जैसे यहाँ पे डी और बी है ना, मैंने उस समय में बताया था। तो ये इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। अच्छा, ये भी सिर्फ पैरेलल लाइंस में ही आते हैं। अगर पैरेलल लाइंस हैं तो इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा, अगर इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा तो पैरेलल लाइंस होंगे। तो ये तीन मेन एंगल्स सीखे थे पैरेलल लाइंस के लिए। बाकी उसके अलावा तो हम लोगों ने सीखा था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अगर याद होगा तो लीनियर पेयर सीखा था। लीनियर पेयर का एडिशन 180 होता है। दूसरा स्ट्रेट एंगल, और काफ़ी सारी और भी चीज़ें सीखी थी। लेकिन ये जो था अपना प्राइम फोकस था उस वीडियो में भी और आज के लेक्चर में भी ये प्राइम फोकस है कि अगर पैरेलल लाइन होते हैं तो ये तीन टाइप के एंगल आते हैं। अगर ये तीन टाइप के एंगल में से कोई भी आ रहा है मतलब लाइंस जो है वो पैरेलल डेफिनेटली होंगे। तो इसी के चलते हम लोग करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में कहा है इन फिगर 6.28 फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y। मुझे यहाँ पे डायग्राम में से x और y का वैल्यू ढूंढ निकालना है। और फिर आगे बोला है एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। उसके बाद x और y ढूंढने के बाद मुझे उन दोनों लाइंस को यहाँ पे पैरेलल भी दिखाना है। तो मुझे दो चीज़ें करनी है, एक तो x और y का वैल्यू ढूंढना है, दूसरा पैरेलल भी दिखाना है। तो आप चाहते हो तो सारा गिवन वगैरह सब कुछ लिख सकते हो यहाँ पे, है ना। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ टू फाइंड मुझे सबसे पहले x एंड y और दूसरा क्या बताना है ए बी पैरेलल सी डी, राइट। ये दो चीज़ें शुरू करते हैं सोल्यूशन काफ़ी सिंपल से तरीके से। तो मैं लिखता हूँ इन द फिगर। देखो बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर ध्यान से देखोगे इस लाइन को तो ये ऐसा नज़र आएगा, राइट। यहाँ पे आपको 50 डिग्री नज़र आएगा, यहाँ पे आपको x नज़र आएगा, ये है a, राइट। तो आप देखोगे तो ये एक टी शेप बन रहा है। टी शेप मतलब लीनियर पेयर, मैंने बोला है लीनियर पेयर के दोनों साइड पे एंगल्स का एडिशन कितना होता है 180। तो मैं लिखता हूँ इन द फिगर, डायरेक्टली करते हैं शुरू, 50 + x =
180 डिग्री, रीजन एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो x का वैल्यू अगर ढूंढोगे तो 50 उधर जाएगा, तो x कितना मिलेगा 180 माइनस 50, तो x कितना मिलेगा 130। x कितना मिलेगा 130। x का वैल्यू ढूंढ लिया मैंने, x का वैल्यू मिल गया मुझे। अब y की भाई है, y को ढूंढना है। अगर y को ध्यान से देखोगे तो ऐसे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं और y और 130 दोनों अपोजिट साइड्स पे हैं। तो अपोजिट साइड्स पे जो एंगल्स बनते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सो आई कैन डायरेक्टली से ऑल्सो y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो नाउ वी कैन से x is 130, y is 130, so we can easily say x and y are equal. We can easily say x and y are equal. ठीक है, चाहो इसको 1 दे दो, चाहो इसको 2 दे दो, फिर लिखो from 1 and 2 x is equal to y। अगर देखोगे तो x जो है वो y को इक्वल है, लेकिन ये तो z शेप बन रहा है ना। z शेप वाले एंगल्स है ना x और y, x और y z शेप वाले एंगल्स है ना। z शेप वाले एंगल्स मतलब अल्टरनेट एंगल्स है। मैंने क्या बोला, अगर अल्टरनेट एंगल्स हैं तो लाइंस पैरेलल है। मैंने ऐसे बोला था लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगे। सिंपल सी बात है। x इक्वल टू y है, मैं लिखता हूं बट x एंड y फॉर्म अल्टरनेट एंगल्स। अगर अल्टरनेट एंगल्स है देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। अगर अल्टरनेट एंगल्स हैं, लाइंस पैरेलल हैं, मैंने पहले ही यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है। यहाँ पे बोला है इन द फिगर 6.29, ऐसा कुछ डायग्राम मैंने जो बनाया यहाँ पे दिया है। यहाँ पे बोला AB इज पैरेलल टू CD। AB CD को पैरेलल है, CD इज पैरेलल टू EF, CD EF को पैरेलल है। अब एक चीज मतलब समझने वाली यहाँ पे है कि एक लाइन, this line is parallel to this line, this line is parallel to this line, so we can say this line is parallel to this line. 1 is parallel to 2, 2 is parallel to 3, we can say 1 is parallel to 3. ये हमने सीखा है, इसको, ये रूल को ट्रांजिटिविटी बोलते हैं। या आगे भी तुम लोग जो है पढ़ोगे, पोस्टुलेट्स में आगे वगैरह पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे तो AB CD को पैरेलल है, CD EF को पैरेलल है। इसका मतलब AB जो है वो EF को पैरेलल होगा या तीनों आपस में एक दूसरे को पैरेलल होंगे, ऐसा भी हम लोग समझ सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे मुझे बोला y/z 3:7 दिया है, y/z 3:7 दिया है, ओके नो प्रॉब्लम। फाइंड x बोलते हैं, ठीक है, फाइंड x बोल दिया है। बहुत ही आसान तरीके से इसको हम लोग कर लेंगे। सिर्फ x की वैल्यू ढूंढनी है मुझे। यहाँ पे देखो गिवन लिख सकते हो, मैं सिर्फ 2 फाइंड लिख रहा हूँ क्योंकि गिवन वगैरह लिखूंगा तो जगह नहीं बचेगा मेरे लिए, सम खत्म नहीं हो पाएगा। 2 फाइंड x सोल्यूशन। सबसे पहले मैं लिखता हूँ, देखो सोल्यूशन में मैं लिखता हूँ AB इज पैरेलल टू CD कॉमा एंड CD इज पैरेलल टू EF, राइट। ये दोनों चीज़ें गिवन थी, आप अच्छे से लिखना। देयरफॉर मैं बोलता हूँ अगर AB CD को पैरेलल है, CD EF को पैरेलल है, तो मैं बोलता हूँ AB पैरेलल CD पैरेलल EF, सब एक दूसरे को पैरेलल है, सब एक दूसरे को पैरेलल है। अब देखो मैं इतनी आसान सी एक चीज़ करता हूँ यहाँ पे, इतनी आसान सी एक चीज़ करता हूँ। देखिए सबसे पहले ना मैं लेता हूँ, सुनने वाली बात है ये, सुनने वाली बात है ये। सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, ठीक है, आई होप इतना तो समझ में आया। AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है। पहले ये दोनों गिवन दिए थे, उससे मैंने यहाँ पे ये तीनों एक दूसरे को पैरेलल बोला, ठीक है। मैं आपको आसान तरीके से करके दिखाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं y/z जानता हूँ। नाउ पहला तो गिवन लिख दिया, पहले गिवन से ये बन गया। नाउ दूसरा गिवन क्या है, दूसरा गिवन है कि y/z जो है वो 3:7 है, ठीक है। ये एक रेशो है, रेशो को सेपरेट करने के लिए मैं क्या लिखता हूँ, लेट कॉमन हमेशा मल्टीपल भी के बोल देता हूँ। कभी भी एक रेशो दिया है तो उसको सेपरेट अगर करना है रेशो को, तो कोई कॉमन मल्टीपल लिया जाता है, जैसे कि लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा हुआ है। तो y क्या मिल जाएगा मुझे पता है, यहाँ पे
3k मिल जाएगा। z क्या मिलेगा पता है मुझे यहाँ पे 7k मिल जाएगा, राइट, 7k मिल जाएगा। तो मुझे y और z के सेपरेट वैल्यूज मिल गए, इन टर्म्स ऑफ k मिले, ठीक है। अब देखो मैं शुरू करता हूँ सम को। ये तो गिवन लिखा, ये तैयार हुआ, गिवन लिखा, ये तैयार हुआ, ये तो मैंने सिर्फ गिवन यूज करा है। अब शुरू करते हैं एक्चुअल सम को। मैंने तो तीनों एक दूसरे को पैरेलल बताई हैं। सबसे पहले मैं यूज करता हूँ ए बी पैरेलल टू ई एफ। ध्यान देना कैसे कर रहा हूँ मैं यूज करता हूँ ए बी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। मैं यूज करता हूँ ए बी पैरेलल टू ई एफ। बीच वाला लाइन देखो ही नहीं, अगर ए बी ई एफ को पैरेलल है तो आप लोगों को ऐसा जेड शेप दिखता होगा, है ना। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये दो अल्टरनेट एंगल्स तैयार हो रहे हैं यहाँ पे ए बी पैरेलल टू ई एफ में, ए बी पैरेलल टू ई एफ में, हाँ, ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो मैं लिखता हूँ ए बी पैरेलल टू ई एफ, एक्स इज इक्वल टू जेड। रीजन, अल्टरनेट एंगल्स x किसको इक्वल है, z को, लेकिन z तो 7k है, तो देयरफॉर x जो होगा z की जगह पे 7k लिख देंगे। तो x का वैल्यू मिल गया इन टर्म्स ऑफ k। हमको x का वैल्यू चाहिए लेकिन टर्म्स ऑफ k नहीं चाहिए, हमको एक प्रॉपर वैल्यू चाहिए x का, ठीक है। तो ए बी पैरेलल टू ई एफ यूज कर लिया, है ना, उसमें ये दोनों इक्वल हो गए। अब मैं करता हूँ ए बी पैरेलल टू सी डी। अब ध्यान देना, यहाँ पे खत्म होने पे है सम। ए बी पैरेलल टू सी डी, अगर मैं ए बी सी डी को पैरेलल लिखूं तो ये सी शेप बनता हुआ नजर आ रहा है, इंटीरियर एंगल्स दिख रहे हैं, और पैरेलल लाइंस के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो क्योंकि ये ऐसा हुआ, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये ऐसा हुआ ए बी पैरेलल टू सी डी, इंटीरियर एंगल्स बने, उनका सम 180 होगा। तो मैं लिखता हूँ x प्लस वाई जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा। आई होप सभी को ये समझा है, ठीक है। अच्छा x कितना है 7k, x कितना है 7k, y कितना है 3k। x तो 7k ढूंढा, y जो है वो कितना है 3k इक्वल टू 180। 7k प्लस 3k 10k इक्वल टू 180। अगर 10 नीचे भेजोगे तो k का वैल्यू 180 अपॉन 10, 0 0 कट, k का वैल्यू 18 बन जाएगा। अगर k का वैल्यू 18 बन जाएगा, k की जगह पे 18 रखोगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 7 इंटू k था, लेकिन k तो 18 है, तो 7 इंटू 18 कितना होता है 126 डिग्रीज हो जाएगा। इस तरीके से हमने x का वैल्यू यहाँ पे ढूंढ लिया है बहुत ही आसान तरीके से। पहले तीनों को पैरेलल बताया, फिर इन दोनों को सेपरेट करा। सबसे पहले ए बी ई एफ को पैरेलल बताया, z शेप से x और z इक्वल करा, फिर उसके बाद ए बी सी डी को पैरेलल बताया, इंटीरियर एंगल्स को यूज़ करके मैंने यहाँ पे वैल्यू ढूंढा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। स्क्रीन पॉज करो, दोनों नोट करो फटाफट से। तो आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन पे, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन कहता है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके, बोला है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सही है। ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ जो है वो सी डी को परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री का साइन नज़र आता होगा। एंड जी ई डी इज 126, जी ई डी मतलब ये पूरा एंगल, हाँ, ये पूरा एंगल जो है बड़ा सा, वो कितना है 126 डिग्रीज। फाइंड ए जी ई, ये वाला एंगल, जी ई एफ, जी ई एफ मतलब सिर्फ ये वाला एंगल, इतना सा, इतू सा छोटा सा, एफ जी ई मतलब ये वाला एंगल। तो ये तीन एंगल्स ढूंढने हैं मुझे। गिवन आप लिख सकते हो। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। टू फाइंड लिखता हूँ मैं। टू फाइंड में मुझे क्या क्या फाइंड करना है, एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ, एंगल एफ जी ई, ये तीन एंगल्स फाइंड करना है ना मुझे, ए जी ई एफ जी ई, सही है। ये तीन एंगल्स मुझे यहाँ पे ढूंढने हैं। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में शुरू करते हैं ढूंढना
तो सबसे पहले ए जी ई ढूंढना है, ए जी ई। ओके, तो काफ़ी सिंपल है ए जी ई ढूंढना एक्चुअली। यहाँ पे ए बी सी डी को पैरेलल ऐसे बोला है, तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी किसको पैरेलल है? सी डी को पैरेलल है। कहाँ से आया? क्वेश्चन में दिया है, तो गिवन से ही आया। ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अच्छा, ए बी और सी डी को अगर देखोगे तो ई एफ जो है वो कनेक्ट कर रहा है ना, सॉरी ई जी जो है वो कनेक्ट कर रहा है ए बी, और सी डी को जी ई कनेक्ट कर रहा है, मतलब जी ई ट्रांसवर्सल पकड़ सकता हूँ मैं लिखता हूँ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, जी ई इज ट्रांसवर्सल, मेंशन कर देते हैं। तो अगर जी ई को मैंने ट्रांसवर्सल पकड़ा है तो आई होप आप लोग ऐसा वाला जेड शेप तो देख ही सकते होंगे, है ना, ऐसा वाला जी ई के मदद से जो बन रहा है ना। अच्छा, जेड शेप बन रहा है तो उसमें तो दो एंगल आते ही होंगे डेफिनेटली, एक है इधर ए जी ई ये वाला एंगल, और एक है जी ई डी ये वाला एंगल। ऐसा है ना अपना जेड, तो इधर वाला एंगल ये होगा ना, तो एंगल ए जी ई और जी ई डी जेड शेप बना रहे तो इक्वल होंगे। तो मैं लिखता हूँ एंगल ए जी ई इज इक्वल टू जी ई डी। जेड शेप बना रहे ना, जेड शेप मतलब अल्टरनेट एंगल्स होता है ना। जी ई डी जो है ये पूरा एंगल 126 है, जी ई डी 126 है, तो एंगल ए जी ई इक्वल टू जी ई डी मतलब 126 डिग्रीज। तो जी ए जी ई इस तरीके से मिल गया। जी ई डी 126 है ना, आप देख सकते हो, जी ई डी डायग्राम में भी देख सकते हो 126 है, उसकी जगह 126 लिख दिया, तो ए जी ई 126 मिल गया। पहला अपना काम हो गया यहाँ पे, है ना, पहला अपना काम हो गया यहाँ पे। दूसरी चीज़ जो मुझे ढूंढनी है वो है जी ई एफ। जी ई एफ मतलब इतू सा एंगल, ये वाला एंगल। ओके, बहुत ही सिंपल तरीका है इसका भी ढूंढने का। देखिए किस तरीके से ढूंढेंगे। जी ई एफ चाहिए, राइट, समझ में आ रहा है। तो पूरे जी ई डी में से क्यों ना एफ ई डी माइनस कर दें। ये जी ई डी पूरा दिख रहा है, उसमें से अगर एफ ई डी माइनस करोगे तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, जी ई एफ मिलेगा, जो कि मुझे चाहिए, है ना। ऐसे सोचना पड़ता है। जी ई एफ ढूंढने के लिए पूरे जी ई डी में से एफ ई डी में माइनस कर लेता हूँ। अगर ये इतना वाला एंगल माइनस करोगे तो जी ई एफ बचेगा, सिंपल सी बात है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल जी ई एफ कैसे मिलेगा, पूरे जी ई डी में से एफ ई डी माइनस कर लो, जी ई डी माइनस एफ ई डी, राइट। तो जी एफ मिल जाएगा। तो जी ई डी कितना है, जी ई डी पूरा एंगल कितना है 126 है, माइनस एफ ई डी कितना है 90 है। तो माइनस अगर करोगे तो कुछ 36 डिग्रीज आ जाएगा। दूसरा वाला भी जो है एंगल मैंने यहाँ पे ढूंढ लिया। फाइनली एफ ई जी चाहिए, एफ जी ई चाहिए, सॉरी एफ जी ई चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। अच्छा, ये वाला और ये वाला एंगल ऐसे टी शेप बनाते हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो ऐसा वाला, तो ये दोनों एंगल्स तो टी शेप बना रहे हैं। टी शेप मतलब लीनियर पेयर, लीनियर पेयर मतलब दोनों का एडिशन 180। देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे जी है, और यहाँ पे मान लो एफ है, यहाँ पे कुछ ई है, तो टी शेप बन रहा है यहाँ पे। तो ए जी ई और एफ जी ई दोनों एंगल्स का एडिशन 180 होगा टी शेप में। मैं लिखता हूँ देयरफॉर एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई गिव्स 180। रीजन एंगल्स इन लीनियर पेयर, रीजन लिखना जरूरी है। ए जी ई तो मैंने ढूंढ लिया, 126। लीनियर पेयर लिखना है यहाँ पे, एफ जी ई मुझे ढूंढना है इक्वल टू 180। 126 अगर शिफ्ट करोगे तो एफ जी ई क्या मिलेगा 180 माइनस 126, है कि नहीं, 180 माइनस 126। तो 180 से 126 अगर माइनस कर लो
तो तुम लोगों को FGE मिल जाएगा। तो कितना मिलेगा देखो, कुछ 54 मिल जाएगा, कुछ 54 मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने तीनों एंगल्स यहाँ पे ढूंढ लिए हैं। आई होप किसी को भी डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। तो स्क्रीन पॉज करके इसे भी नोट कर लो। आज हमने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं, कल फिर हम लोग वीडियो में आगे की 3 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के कर लेंगे और ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। 3 क्वेश्चंस अच्छे तरीके से नोट कर लो, बढ़िया तरीके से, और फिर इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ताकि कल के 3 क्वेश्चन आसानी से कर लें।